कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे पेपर्स की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आपने देखा किस प्रकार से जो एक जानवर है, एक कीड़ा है, वो भी कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल में, किसी भी प्रकार के सिचुएशन में अपना जो उसका आत्मबल होता है, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको कभी भी लूज नहीं करता है और हर सिचुएशन से बच निकलने की जो कोशिश है वो लगातार करता रहता है। तो इसी प्रकार आपको भी दोस्तों किसी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए और लगातार जो है आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस 16 जुलाई 2022 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ में जो बात की गई है वो इंडिया के करंट डेफिशिएट जो अकाउंट है, इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। और कहा गया है कि जो जून से लेकर जुलाई तक जो स्थिति है वो अभी काफ़ी बदल चुकी है। जीएसटी को लेकर भी यहाँ पे बात की गई है कि जीएसटी से भी जो हमारे यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद में गवर्नमेंट के पास में इतना सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो हर चीज़ को कर सके। तो इसलिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को और करंट अकाउंट डेफिसिट को यहाँ पर कम करने की बात की गई है, जो कि आयात जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का 90% जो है वो भारत आयात करता है। तो ऐसी स्थिति में जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है, जो निर्यात आयात पे हमें जो पैसा देना पड़ता है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। जो अभी कुछ समय पहले ये जो निर्यात था वो जीडीपी का 1.2% यहाँ पर हो गया था। तो ऐसी स्थिति में इसके आगे वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है और लगभग 2.7% ये जीडीपी को हिट कर सकता है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो कंसर्न है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी को देखते हुए बताया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो इंडिया को उसे टाइट करना चाहिए और जो अपने जो टैक्स का कलेक्शन है उसे बढ़ाना चाहिए और जो इंटरेस्ट रेट है उसे भी बढ़ाना चाहिए। अभी हाल ही में यूएस जो फेड रिजर्व है, फेडरल बैंक है यूएस का, उसने भी इसी प्रकार की जो पॉलिसी है उसको अपनाया है। और फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उनके पास में जो आवक है वो बढ़ गई है और आवक बढ़ जाने के कारण डॉलर में जो निवेश है वो अभी उनका अभी बढ़ गया है। डॉलर में निवेश बढ़ने के कारण जो डॉलर की पोजीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो इस प्रकार से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे टाइट करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के जो टफ डिसीजन है वो गवर्नमेंट को लेने ही पड़ेंगे, ताकि जो सर्विस टैक्स कलेक्शन है और अन्य जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री जैसा बिलीव करती है कि भाई इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस स्थिति से बचा जा सकेगा। और जो इकोनॉमिक सेंट्रिक जो बात है, जो इकोनॉमिक के लिए जो एकदम ठीक स्टेप है उसे लेने के लिए हिचकिचाहट बिल्कुल भी सरकार में नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया है कि जो आइटम बाय आइटम जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए फिजिकल डेफिशिएट एक कंसर्न नहीं है और टैक्स रेवेन्यू एक कंसर्न है। उनका कहना है कि जो फिजिकल डेफिशिएट है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में जो हर पर्सन होता है वो अपना जो टैक्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं भरता है। तो इसी इसी वजह से जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो बजट के एस्टिमेट्स के अनुसार प्राप्त नहीं होता है, और बजट के एस्टिमेट से रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है तो गवर्नमेंट की उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन जो परेशानी है वो परेशानी सरकार के द्वारा उत्पन्न हो रही हो या फिर किसी
डिसीजन की वजह से हो रही हो, वो डिसीजन लेना अभी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर डिसीजन अभी नहीं लिया गया तो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो फिस्कल डेफिशिएट और हमारी इकोनॉमी को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं, और उसके बारे में हम लोग टाइमली डिस्कशन भी करते हैं। तो इस आर्टिकल में इसी बात को बताया गया है कि जो हमारा फिस्कल स्पेस है उसकी तरफ ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। दोस्तों, हाल ही में जो सरकार है उसकी तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो रैंकिंग है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें ये टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट है उनका लिस्ट यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें जो सबसे पहली रैंक है वो आईआईटी मद्रास को इसमें मिली है। और उसके बाद में जो आईआईटी बेंगलोर है, फिर बॉम्बे है, फिर उसके बाद में दिल्ली है। सारी आईआईटीज़ ही यहाँ पे जो 8 आईआईटीज़ हैं वो आईआईटीज़ यहाँ पर टॉप 10 में 8 पोजीशंस पे वही हैं। 90 पोजीशंस पे फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, एम्स दिल्ली जो है, और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो पिछले कई सालों से, लगभग 7 सालों से ये जो रैंकिंग है वो यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें साइंस इंस्टीट्यूट अलग हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे, जनरल कॉलेज में तो हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लॉयला कॉलेज और लेडी श्री राम कॉलेज हैं जो यहाँ पर टॉप कॉलेजेस में यहाँ पर है। तो इस प्रकार से कॉलेज में अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट हैं। मेडिकल कॉलेज में अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में एम्स सबसे टॉप पर है, फिर उसके बाद में पीजिप में जो चंडीगढ़ है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, फिर उसके बाद सीएमसी वेल्लो जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जिसे कहते हैं वो है यहाँ पर, और उसके बाद में बेंगलुरु का कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पे अलग से दी गई है। हर इंस्टीट्यूट की जो हर फील्ड है उसकी रैंकिंग भी यहाँ पर सेपरेट दी जाती है, और एक कंबाइंड जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। तो जैसे कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मा है, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर और डेंटल, इस प्रकार से जो ये सेपरेट रैंकिंग है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, और इंडिविजुअल जो है वो भी यहाँ पर, और कंबाइंड रैंकिंग भी यहाँ पर दी जाती है। कुल 4,786 इंस्टीट्यूशंस पर जो यहाँ पर है स्टडी की गई थी। और जो टीएलआर हमारे यहाँ पर जो यहाँ इनका पैरामीटर है, टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स का, जो ये 3 पैरामीटर यहाँ पे लगाया जाता है जिसे टीएलआर कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल में ग्रेजुएट और जो नॉन ग्रेजुएट है उनमें जो डिग्री कॉलेज हैं, जो मास्टर्स कॉलेज हैं, उसमें यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर जो रैंकिंग है वो इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का एक इस प्रकार का रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग देता है, और टॉप हायर एजुकेशन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जानकारी देता है, और हर साल इसे जारी किया जाता है। तो इस प्रकार एनआरएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसे यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, जो संसद का जो सेशन है वो अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है, और सेशन के शुरू होने से पहले जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, और सर्कुलर जारी करके उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का जो धरना है वो अभी इस प्रेमाइसिस में, पार्लियामेंट के प्रेमाइसिस में नहीं दिया जा सकता है। और धरने के साथ साथ उन्होंने कई और चीज़ों को भी इंक्लूड किया है जिसमें इन चीज़ों की यहाँ पर करने के लिए मनाही है, जैसे कि धरना है, किसी भी प्रकार का रिलीजियस इवेंट है, किसी भी प्रकार का स्ट्राइक है, फास्ट है, और इसी पर्पस के लिए इस प्रेमाइसिस को है जो वो काम में नहीं लिया जा सकता, इस चीज़ को इन्होंने प्रोहिबिट किया है। तो इस प्रकार जो ओम बिरला हैं उनके इस स्टेटमेंट पे, इस सर्कुलर पे अपोजिशन ने जो अपना विरोध दर्ज किया है, और कहा है कि इस प्रकार से जो सर्कुलर जारी किया गया है वो
संवैधानिक नहीं है, और जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। तो लेकिन इसके अगेंस्ट में जो बिरला है, ओम बिरला है, उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार के सर्कुलर सेशन चालू होने से पहले हमेशा किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने सर्कुलर निकाला है कि धरना मना है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर अपोजिशन है, उन्होंने यहाँ पर डी और एच को यहाँ पे साइलेंट कर दिया है और कहा है कि डरना मना है। इस प्रकार का जो स्लोगन है यहाँ पे इनके द्वारा निकाला गया है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार की जो यहाँ पर स्थिति है वो चलती रहती है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे दोनों ही लोग हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो दोनों लोगों का डिफरेंट है। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। एक कहता है कि ये यहाँ पर हम ऐसा ही जनरल प्रोसीजर है, एक कहता है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो सोल ऑफ इंडिया है उसे यहाँ पर दबाया जा रहा है, उसे यहाँ पर कुचला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं। दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन लॉ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एस सी ओ भी कहा जाता है, उसकी जो ग्रुपिंग है उसमें ईरान और बेलारूस को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें जो न्यू एडिशन है वो इन दोनों कंट्रियों को लेकर ही किया जा रहा है। तो चाइना और रशिया के द्वारा जो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इनकी देख रेख इन्हीं के द्वारा की जाती है। डिसीजन जो मेनली लिए जाते हैं वो इनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान और बेलारूस को भी इसमें शामिल किए जाने की बात की गई है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं और रशिया, चाइना और भारत के द्वारा जो एससीओ समिट उज्बेकिस्तान समरकंद में होने वाली है सितंबर में, उसमें भी आपसी डिस्कशन जो काफ़ी चीज़ों को लेकर और इन नए मेंबर्स की मेंबरशिप को लेकर किया जाने वाला है। तो उसको लेकर इसमें बात की गई है कि ईरान और बेलारूस पे जो अब इसके जो नए मेंबर हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। जो एससीओ के जो फाउंडिंग मेंबर थे वो यहाँ पर चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये जो इसके मेंबर थे वो फाउंडिंग मेंबर थे। और इसके बाद में इंडिया और जो पाकिस्तान है उन्होंने इस ग्रुपिंग को 2017 में ज्वाइन किया था, जब यहाँ इसका फर्स्ट एक्सपेंशन किया गया था। और लास्ट जो इसकी सबमिट हुई थी वो दुशांबे में हुई थी। उसमें यह आम सहमति बनी थी कि ईरान को जो मेंबरशिप का प्रोसेस है वो ईरान के लिए शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार एससीओ में अब जो टोटल जो मेंबर हैं वो चाइना, रशिया और 4 ये स्टेट हैं। जो 6 मेंबर ये हो गए, और इंडिया और पाकिस्तान 2, 8। और उसके बाद में जो बेलारूस है और ईरान को भी इसमें अगर शामिल किया जाएगा तो एससीओ के टोटल जो मेंबर हो जाएंगे वो 10 मेंबर हो जाएंगे इंडिया समेत। तो इस प्रकार से जो इसका मेंबरशिप है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही जो चाइना के जो जी जिनपिंग हैं उन्होंने यहाँ पर या एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि जो नाटो जो एससीओ है वो एक कोऑपरेटिव संस्था यहाँ पर हमने बनाई है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि इसका जो मेन मोटो है वो नॉन अलाइनमेंट का है। पूरी दुनिया अब वापस से नॉन अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी कोई प्रॉब्लम दुनिया में उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई मान लीजिए यूक्रेन का साथ देगा, कोई रशिया का साथ देगा, कोई यूक्रेन की बात करेगा, कोई रशिया की बात करेगा। ऐसी स्थिति में दोनों से ही दूरी बनाए रख के चलने वाला, जैसे कि भारत का जो स्टैंड रहता है, दूरी बनाए रख कर चलने वाला और दोनों के लिए ही अच्छी चीज़ जो इनके बेहतरी के लिए है वो चीज़ सोचने वाला जो प्रोसेस होता है उसे नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। इसमें किसी भी एक तरफ किसी भी कंट्री का झुकाव नहीं होता है और दोनों को ही सेम बराबर
ट्रीट किया जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो एससीओ है वो नॉन अलाइनमेंट कॉपरेशन है, और इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यहाँ पर इसको टारगेट नहीं किया जाता है। जबकि जो नाटो है, तो नाटो में जो कोल्ड वॉर की जैसी थिंकिंग है, और नाटो हमेशा किसी ना किसी देश को लड़ाते ही रहता है, और ताकि नाटो का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर बना रहे। तो ये इनका पर्सनल व्यू है, कोई इसमें ऐसी इम्पोर्टेंस वाली बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा जो इंडिया एससीओ की सबमिट है वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर होल्ड करने वाला है, और ये जो समिट है वो यहाँ पर वाराणसी में होगी, और पहली बार ऐसा होगा जब टूरिज्म और कल्चर कैपिटल में जो एससीओ है वो उसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से एससीओ के लेकर कुछ जो नई न्यूज़ है यहाँ पर निकल के आई है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा एससीओ के मेंबर्स के बारे में, और कौन कौन से जो नए मेंबर हैं यहाँ पे अभी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में एक नई जो समिट है वो क्रिएट की गई थी, जिसे I2U2 का नाम दिया गया था। इस I2U2 के द्वारा जो है वो अभी इसकी जो मीटिंग है वो संपन्न हुई है। तो उस मीटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, और साथ ही ये भी डिस्कशन है कि किस प्रकार से इसे फॉर्म किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 14 जुलाई को इसराइल, यूएई, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पहली बार I2U2 की वर्चुअल समिट में भाग लेंगे। इस समूह का उल्लेख सबसे पहले अमेरिकी अधिकारी के द्वारा किया गया था। तो I2U2 का मतलब क्या है? I2 और U2 यहाँ पे दो हैं। I से इंडिया है और इसराइल है, फिर उसके बाद में यू है, यू से यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और यू जो दूसरा है वो यूएसए के लिए है। तो इसी वजह से इसे I2U2 का नाम इसे दिया गया है। तो ये चारों देशों की ये समिट है, इसकी जो पहली वर्चुअल मीटिंग है वो यहाँ पर की गई है। तो इसमें I2U2 का क्या अर्थ है और इसका क्या फॉर्मेशन सोच के किया गया है उसको देखते हैं। I2U2 भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक समूह है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रदूत अहमद अल बन्ना द्वारा इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है, जिसे वेस्ट एशिया क्वाड भी कहा गया है। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा इस समूह की एक मीटिंग में आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच भी इसे कहा गया है, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सहयोग के संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए देशों ने नियमित रूप से बातचीत होती रहेगी, इस बात को इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो I2U2 का एम क्या है उसको समझते हैं। तो I2U2 का जो नेम है, जो एम है वो यहाँ पर जो कॉमन एरियाज हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के, वो उनको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है, और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको भी यहाँ पर बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। देशों के द्वारा परस्पर सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। संयुक्त निवेशों को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य रहेगा। निजी क्षेत्रों की पूंजी और विशेषज्ञता की मदद से देश बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा, और जो कम कार्बन विकास के रास्ते तलाशे जाएंगे। जो कार्बन लेस यहाँ पर इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, उससे संबंधित भी ये इनिशिएटिव है। तो उसके साथ इनके रास्ते तलाशे जाएंगे, और साथ ही महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी जो है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इस प्रकार से जो इस ग्रुपिंग के जो जनरल उद्देश्य हैं वो इन चारों देशों के आपसी फायदे के लिए हैं। इसके साथ ही जो ये समूह है इजराइल समेत पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव की ओर इशारा करता है। इजराइल के साथ जो हमारी जो ग्रुपिंग हुई है, जो बॉन्डिंग हुई है, उससे हमें जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 2020 में अब्राहम समझौते ने इजराइल को संयुक्त अरब अमीरात और इस क्षेत्र के 2 अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप से सामान्य करने के लिए प्रेरित किया था, जो इजराइल पर पश्चिमी एशियाई देशों के रुख की एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जो अब्राहम अकॉर्ड था
उसकी यहाँ पर पालना जो इसराइल ने की गई थी, और उसके द्वारा ही इन दोनों के बीच में यूएई और इसराइल है उसके बीच में संबंध जो है वो सुदृढ़ हो पाए हैं। तो इस प्रकार से जो ये अकॉर्ड है यहाँ पर इसराइल के द्वारा साइन किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली है क्या? अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों से जो है वो पहला समझौता हुआ है अब्राहम अकॉर्ड के रूप में। जो गौरतलब है कि इसमें पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नई नींव रखेगा। हालांकि इस समझौते में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में कोई बात नहीं की गई है। इसराइल और फिलिस्तीन में जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुई थी, उसके बारे में इसमें कुछ भी बात नहीं बताई गई है। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि जो ग्रुपिंग्स हैं वो दुनिया भर में बहुत सारी बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी भी आपने हाल ही का अगर उदाहरण लेके चलें तो रशिया और यूक्रेन को लेकर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी दुनिया भर की ग्रुपिंग बनाई हुई हैं, बहुत सारी बातें हर ग्रुप में की जाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपसी जो मतभेद हैं उन्हें मिटा देंगे, और जो आप भाईचारे से आगे बढ़कर सभी जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जब पैदा होती हैं तो किसी भी प्रकार की जो ग्रुपिंग है वो काम में नहीं आती हैं। रशिया को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं हो रहा है। यूक्रेन भी यहाँ पर हालांकि छोटा देश है, इसके पास में रिसोर्स बहुत ही कम है, लेकिन ये भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो है वो गलत ठहराते हैं, गलती चाहे किसी की भी हो। लेकिन इन ग्रुपिंग्स का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होता है, जबकि अगर ऐसी चीज़ें अगर होती रहती हैं। तो इस प्रकार से अगर इसराइल और फिलिस्तीन में भी इस प्रकार की बात हुई, जो अब्राहम अकॉर्ड है वो पहले ही साइन किया हुआ है शांति के लिए जो पश्चिमी देश हैं और इसराइल के मध्य, लेकिन फिर भी इसराइल और फिलिस्तीन की ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली थी। 13 अगस्त 2020 को इसराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इसराइल समझौते की घोषणा भी की गई। 13 जो अगस्त 2020 को है वो इसराइल और यूएई के समझौते की घोषणा की गई थी, और इसके बाद में बहरीन और इसराइल के बीच में भी ये समझौता हुआ जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब देशों के इस समझौते में शामिल होने के भी संकेत दिए थे। अरब देश हैं जो खाड़ी प्रदेश हैं, उन्हें भी इस समझौते में शामिल करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका का चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, उस राष्ट्रपति की अरब देशों में और पश्चिमी देशों में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। हमेशा ये इसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, और सुपर पावर होने की वजह से इसका हर चीज़ में फेवर भी करते हैं। तो अमेरिका भी इन देशों को साथ में लेकर चलने की कोशिश हमेशा करता रहता है। दोस्तों, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने एचपीवी वैक्सीन के लिए जो जिसे सैरावैक का नाम दिया गया है, उसके लिए मार्केट ऑथराइजेशन जो है वो डीजीसीआई ने पूरी कर दी है। और सैरावैक भारत का पहला ऐसा क्वाड्रिवेलेंट जो वैक्सीन होगा जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पर कार्य करेगा, और इसका उद्देश्य महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाना है। एचपीवी जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो कि कई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो उसको एचपीवी को रोकने के लिए ये एक सर्वाइकल कैंसर जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है उसे रोकने के लिए जो एचपीवी वैक्सीन है और उसका इन हाउस इंडिजीनसली जो भारत में डेवलपमेंट किया गया है, जिसे कि सैरावैक का नाम दिया गया है। और जो ये सैरावैक है वो चतुर्भुज यानी क्वाड्रीवेलेंट जो एचपीवी वायरस है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो इस जो वैक्सीन है उस वैक्सीन से ट्यूमर से, कैंसर से जो महिलाएं हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा नंबर में मृत्यु हो जाती है, उससे इन्हें बचाया जा सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। एचपीवी जिस
अगर मान लीजिए किसी कोशिका में नहीं है तो एचपीवी सर्विक्स की जो सेल है उस सर्विक्स की सेल में ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है उसका जो प्रोटीन होता है जिसे P53 कहा जाता है, P53 जो प्रोटीन है वो यहाँ पर जाके सेल में प्रेजेंट हो जाता है और धीरे धीरे ये सेल डिवाइड हो जाती है। और सेल डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। जनरल जो केसेस होते हैं वो जनरल केसेस में जो यूट्रस की जो वॉल होती है उस यूट्रस की वॉल के द्वारा ही अपने को आपको रिन्यू कर लिया जाता है। तो ये जो सेल मान लीजिए यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गई है और यहाँ पर इसका डिवीजन भी हो गया है, लेकिन सर्विक्स का जो सेल होते हैं उसमें म्यूटेट जो डीएनए होता है वो यहाँ पर अपर लाइन में रहता है। तो अपर लाइन जो यूट्रस की वॉल के द्वारा इसका डिस्चार्ज कर दिया जाता है और डिस्चार्ज करने पर जो ये सेल है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो काफ़ी सारे केसेस में एचपीवी जो इसकी बात की जाती है अवेलेबिलिटी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होने के बाद भी, इन्फेक्शन होने के बाद में भी इससे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो रिन्यू होती रहती है और ऐसी स्थिति में जो इसमें जो सेल्स हैं वो म्यूटेड से वो सेल्स हैं जिसमें वायरस का डीएनए प्रेजेंट होता है वो भी बाहर निकलती रहती हैं, तो इसमें संक्रमण नहीं फैलता है। अगर ऐसी स्थिति में जब डिवीज़न होने के बाद में जो संक्रमण है, जो P53 जो इसका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अगर इसमें मान लीजिए रह जाता है, इसमें जो हमारे यहाँ पे जो कार्य करता है वो P53 जो डीएनए इनहिबिटर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन यहाँ पर जो कार्य करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पे इसके द्वारा किया जाता है। ये जो हमारी बॉडी की सेल्फ मैकेनिज्म है, इस सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर जो अगर म्यूटेटेड डीएनए होता है वो P53 उसको डिटेक्ट कर लेता है और P53 प्रोटीन इनहिबिटर जो है वो डिटेक्ट होने के बाद में इस सेल को म्यूटेट यहाँ पर सेल को यहाँ पर डिवाइड नहीं होने देता और डिवाइड नहीं होने के कारण यहाँ पर जो ये हेल्दी सेल है वो बनी रहती है। दूसरे केस में जब मान लीजिए P53 प्रोटीन है वो P53 इनहिबिटर के द्वारा डीएक्टिवेटेड किया कर दिया जाए और डीएक्टिवेट होने के बाद में ये जो सर्विस की म्यूटेटेड जो सेल है जिसमें डीएनए वायरस का प्रेजेंट है उन्हें नहीं डिटेक्ट कर पाए और वर्क नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जो सेल हैं वो डिवाइड हो जाती हैं और सेल डिवाइड होने के बाद में जो सर्विक्स की सेल्स हैं उसमें जो वायरस है वो प्रेजेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से यह वायरस वर्क करता है और जो बॉडी की सेल्फ मैकेनिज्म है वो हमें इससे बचाती है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में जो भारत में ये ट्यूमर अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर को प्रारंभिक चरणों में पता लगाने पर रोका जा सकता है, लेकिन देश में हर 8 मिनट में एक महिला, हर 8 मिनट में एक महिला जो है उस बीमारी से इसकी मौत हो जाती है। तो 8 मिनट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में ही कितनी सारी डेथ यहाँ पे हो जाती हैं और अगर साल की बात लेके चलें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर एक आम यौन संचारण जो संक्रमण है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से इसका यहाँ पर फैलना होता है। कुछ प्रकार के एचपीवी लंबे समय तक संपर्क में रहने पर संक्रमण या सर्वाइकल कैंसर को जन्म देते हैं। दुनिया भर में जो गर्भाशय है, जो यूट्रस वॉल है, जो यूट्रस का जो मुख होता है उसमें कैंसर दूसरा आम सबसे बड़ा कैंसर है और ये प्रजनन आयु 15 से जो 44 तक की एज होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। और जो इस एज में ये बीमारी में से मौतों का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसमें इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार 1.23 लाख, लगभग 1.25 लाख मामले और प्रति वर्ष लगभग 67,000 मौतों के साथ भारत वैश्विक बोझ का लगभग 5वां हिस्सा है। 1/5 जो डेथ हैं वो केसेज और डेथ दोनों जो हैं वो भारत उसके हिसाब से 5वें स्थान पर है। स्क्रीनिंग और टीकाकरण दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं में इस कैंसर की रोकथाम के बारे में बहुत कम जागरूकता है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार 30 से 39 वर्ग आयु की सभी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच यहाँ पर की जाती है। जो
हमारे यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम है किसी भी डिजीज़ को लेकर, या जो रेगुलर जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ को लेकर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर रेगुलर जो डायग्नोस होते हैं वो डायग्नोसिस को यहाँ पर वो उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि रेगुलर जो टेस्ट है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह है, उसे हम नहीं कराते हैं। रेगुलर हमारे जो बॉडी के जो आइटम है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हम उनको मॉनिटर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो लापरवाही की वजह से भी काफ़ी सारी जो इस प्रकार की बीमारियां हैं, जो अगर टाइम से पता चल जाए तो इनका इलाज हो सकता है, उनका भी इलाज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि सर्वाइकल कैंसर का जो टेस्ट है वो 30 से 50 साल की जो फीमेल हैं उनको रेगुलरली करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो वैक्सीन एचपीवी के लिए अवेलेबल है, उसमें भी विश्व स्तर का लाइसेंस प्राप्त दो मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक तो क्वाड्रावेलेंट ही यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि मर्क कंपनी की है, जिसे गार्डासिल कहा जाता है। गार्डासिल इसका नाम है। और एक बाईवेलेंट यहाँ पर वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसको जीएसके के द्वारा इसे बनाया गया है, और इसका सर्वाधिक इसका नाम है। तो इस प्रकार से दो जो वैक्सीन है वो अभी अवेलेबल है, जिसमें गार्डासिल की जो प्राइस है वो 2800 रुपये के समथिंग है, और सर्वाधिक की जो प्राइस है वो 3299 के समथिंग है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो टीके हैं वो काफ़ी महंगे हैं। और टीकों के बाद में जब इसका टेस्ट किया जाता है तो वो टेस्ट जो एचपीवी का टेस्ट किया जाता है डीएनए के लेवल पे भी होता है, वो भी काफ़ी महंगा होता है। हालांकि एचपीवी टीकाकरण वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, फिर भी इसे जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इसे शामिल किया जाना अभी बाकी है। इंडियन जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी जो संस्था पैथ है, उसके द्वारा जो टीकाकरण है उसे शुरू किया गया था। लेकिन गुजरात में इस टीकाकरण को शुरू करने के बाद में जो दो पर्सन थे जिन्हें ये टीका लगाया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए इस टीकाकरण को बंद कर दिया गया। तो इसी वजह से जो ये टीकाकरण है वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी नहीं शामिल किया गया था। और नई वैक्सीन जो है वो इसमें क्या विशेषता है जो पुरानी वैक्सीन में नहीं है? नई वैक्सीन डेवलप करने की क्यों हमें जरूरत पड़ी? वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के समान वीएलपी कणों की तरह वायरस पर आधारित है, जिसमें एचपीवी वायरस के एक L1 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करके सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो जो एचपीवी वायरस है उसमें एक L1 प्रोटीन होती है। इस L1 प्रोटीन को इसके द्वारा इनिबिट किया जाता है, और इस L1 प्रोटीन को इनिबिट करने के बाद में यह जो एचपीवी वायरस होता है वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से जो वीएलपी प्रोसेस पे ये वैक्सीन है जो कार्य करती है। आप ध्यान में रखिएगा, जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो वीएलपी टाइप है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शिवसेना है वो शिवसेना में जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की शिवसेना लेड थी, जिसे महा अगाड़ी गठबंधन भी कहा गया था, उसे उसकी जो सरकार है वो यहाँ पर गिर गई थी, क्योंकि जो कुछ एमएलए थे वो यहाँ पर बागी हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पर सरकार गिर गई थी। तो सरकार गिराने के बाद में भी यहाँ पर जो शिवसेना का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। और जो शिंदे हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो सरकार का समर्थन तो उनके पास में है ही, साथ ही जो शिवसेना है जो पार्टी है उसका जो मेजर सपोर्ट है एमपी और एमएलए का, वो भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनके पास में है। इसलिए जो पार्टी का जो ओरिजिनल सिंबल है उस सिंबल को लेकर यहाँ पर झगड़ा है, और सिंबल जो है वो हमें देना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर आर्टिकल है, और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर और इलेक्शन कमीशन की पावर से लेकर यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ रही है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की इस तरीके के डिस्प्यूट में क्या पावर होती है? जब भी कोई पार्टी में विभाजन होता है तो पार्टी के सिंबल के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग
सभी पक्षों की विस्तृत सुनवाई करता है। चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर बाध्यकारी होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये बाध्यकारी निर्णय होता है, दोनों को मानना पड़ता है। यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवाद पर लागू होता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टी होनी चाहिए। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के विभाजन के लिए चुनाव आयोग आमतौर पर सभी गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक तौर पर हल करने और अदालत की शरण ले सकता है, लेने के लिए यहाँ पर इसके द्वारा सलाह दी जाती है। लेकिन जो राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय या राज्य पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, और या उसको मान्यता प्राप्त हो, तो उसका जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से इसमें डिसीजन लेता है, उसमें 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव आचरण नियम 1961 के तहत अधिसूचनाएं और कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें 1968 से पहले एक पार्टी का सबसे हाई प्रोफाइल विभाजन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हुआ था। और एक अलग समूह ने दिसंबर 1964 में चुनाव आयोग का संपर्क किया और उस समूह ने सीपीआई एम जो है सीपीआईएम जो है मार्क्सिस्ट जो है वो मार्क्सवादी के रूप में उसे मान्यता देने का आग्रह किया, जो कि जो नियम थे उनके अनुसार चुनाव आयोग ने कार्य किया और सीपीआईएम को उसके जो मान्यता है वो दे दी। उन्होंने पाया कि सांसद और विधायकों के द्वारा अलग अलग किए गए समूह का समर्थन करने वाले वोट 3 राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। जो मार्क्सवादी जो सीपीआई की जहाँ पे भी गवर्नमेंट अवेलेबल थी या गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन था। वो रिप्रेजेंटेशन जिन जिन स्टेट्स में वो चुनाव लड़ते थे, जिन जिन स्टेट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल था, उस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि जो सीपीआई एम जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो इसी वजह से सीपीआई एम जो अलग होना चाहती थी और सीपीआई मार्क्सवादी उसका नाम वो देना चाहती थी, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे सही माना और डिसीजन दिया है कि सीपीआई एम को अलग कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिसीजन लिया गया। साथ ही जो इस ऑर्डर का जो चुनाव आचरण नियम है उसका जो पैरा 15 है वो भी 1968 के ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पार्टी के भीतर एक प्रतिद्वंद्वी समूह के साथ तनाव 3 मई 1959 को जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में शुरू हुआ। जब जो प्रेसिडेंट हैं उनके उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट उतारना था, वो कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर बेसिकली झगड़ा हुआ। जो मेन कांग्रेस थी उसमें उस टाइम पे वेटरन हुआ करते थे के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी और निजली गप्पा और अतुल्य घोष हुआ करते थे, जो पुराने रक्षक के रूप में कांग्रेस के माने जाते थे और इन्हें सिंडिकेट का नाम दिया जाता था। तो इन्होंने जो नाम प्रपोज किया वो नीलम संजीवा रेड्डी का किया। इसके विपरीत जो इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को ही राष्ट्रपति बनाना चाहा और निर्दलीय के रूप में इन्हें खड़ा कर दिया। और निर्दलीय के रूप में खड़ा करने के बाद में इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम पे गांधी परिवार से जो संबंध रखती थी, आप जानते ही हैं कांग्रेस के लिए गांधी परिवार क्या होता है। तो इंदिरा गांधी ने उस समय पे ये डिसीजन दे दिया कि जो भी कोई वोट करेगा वो विहिप का उल्लंघन करने का करेगा और जो पार्टी ने विहिप जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली वो वोट नहीं करेंगे। तो इसके बाद में ऐसा ही हुआ और जो गिरी हैं वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में उन्हें जो कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निष्कासित भी कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद में जो निजली गप्पा है उनके नेतृत्व में पुरानी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस ओ के नाम से यहाँ पे चली और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस वो कांग्रेस आर के नाम से यहाँ पर प्रचलित हुई। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो टकराव था वो विभाजन के वजह जाकर खत्म हुआ। कांग्रेस में ये एक विभाजन नहीं है, इसके अलावा कई विभाजन भी यहाँ पर थे। पुरानी कांग्रेस ने जो बैलों के जोड़े की पार्टी थी उनके वहाँ पर सिंबल लिया और जो नई वाली है उन्होंने बछड़े के साथ गाय का प्रतीक अपना सिंबल लिया। चुनाव आयोग के द्वारा अब तय किए गए लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों
सांसद विधायकों के स्पष्ट बहुमत के गुट को ही समर्थन दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधि का जो भी स्टैंड होता है, ये जिस भी तरफ होते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर डिसीजन जो है वो दिया जाता है। तो इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये नया नियम है वो यहाँ पर दिया है कि जो भी, अगर मान लीजिए जिस भी पार्टी का जो सिंबल है वो पार्टी के सिंबल, पार्टी के अलावा कोई अन्य अगर गुट बन जाता है, तो वो नया गुट अगर उस सिंबल को लेना चाहता है तो उसी उसमें भी वो सिंबल लेना चाहता है या अलग होना चाहता है या अपना नाम लेना चाहता है, तो पहले तो क्या है, जब भी डिवीजन होता था, जब भी विभाजन होता था, तो इस स्थिति में जो भी एक, मान लीजिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कोई पार्टी है, वो पार्टी अगर मान लीजिए अलग हो जाती है, तो ऐसे में वो दोनों पार्टियों को ही यहाँ पर सेम मान्यता प्राप्त होती थी, जो पुरानी थी और जो नई बन रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इस नियम को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि जो नेशनल और स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है, वो स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से ही यहाँ पर दिया जाएगा, और इस परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वर्क है वो किया जाए और किस प्रकार से यहाँ पे जो डिसीजन है वो लिया जाएगा कि किसको सिंबल मिलेगा और किसको नेशनलाइज पार्टी बनाई जाएगी। जो भी यहाँ पर डिसीजन होगा, जिसकी तरफ डिसीजन होगा, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पुराना होगा वो उसे सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन जब नई जो पार्ट गुट जो यहाँ पर बनेगा, जिसे कुछ नहीं मिलेगा, उस पार्टी को यहाँ पर नए सिरे से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है वो डिसीजन लेता है, जो प्रतिनिधि होते हैं उनके बहुमत को देखकर, तो किस तरफ जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है और उसी गुट को फायदा होता है। दोस्तों, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने यहाँ पर जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्निक होती है, जो आजकल हमारे फोन्स में भी अवेलेबल है, उस टेक्निक का दुरुपयोग करने के लिए यहाँ पर उन्हें बैन कर दिया गया है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी उनके खिलाफ वहाँ पर चल रही है। तो इस प्रकार से जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर स्टॉप किया गया है, और फेशियल रिकॉग्निशन कई बार ऑस्ट्रेलिया में अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर चलाया गया है, जिसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और इसे बंद किया गया है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है, और हम देखते हैं कि जो समझते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और किस प्रकार से ये कार्य करती है। जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है, वो जो भी आदमियों का, जो भी लोगों का फेस होता है, उस फेस के हिसाब से कार्य करती है, उसे कैप्चर कर लेती है, और कैप्चर करने के बाद फोटोग्राफ और वीडियो फुटेज में एक यूनिक फेस प्रिंट इसका अवेलेबल हो जाता है। इस फेस प्रिंट के अवेलेबल होने के बाद में जो इसको डाटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। तो डाटाबेस में स्टोर होने के बाद में जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसे कई बार जो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, मिसयूज होने की यहाँ पर भी संभावना रहती है। कोई भी कंपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, उनका डाटा यहाँ पर यूज़ कर सकती है, और अन्य चीज़ों में अगर फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पर भी, ये तो वो जानकारी जो है वो सुरक्षित नहीं रहती है, और इस प्रकार से वो जानकारी बाहर निकलती रहती है। तो हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी आजकल ये जो टेक्निक है वो हमारे अवेलेबल है। फेस लॉक देखा होगा आपने, कई सारे जो आजकल नए फ़ोन हैं उसमें, ज़्यादातर फ़ोनों में ये सुविधा आती है। बड़ी कंपनीज भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक और इस प्रकार की जो कंपनीज हैं, इन्हें भी, इनके द्वारा भी जो फेशियल रिकॉग्निशन है उसे डेवलप करने और यूज़ करने की बात की गई है। भारत सरकार ने भी एक बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू किया था, जिसे कि डिजी यात्रा कहते हैं। ये इंडियन जो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डेवलप किया गया था, जो फेस का जो डाटा है वो तैयार करने के लिए, जिसमें जिसे सबसे पहले एयरपोर्ट्स पे लगाया गया था, और जो ट्रैवलर्स हैं उनका जो फेशियल रिकॉग्निशन है उसमें वहाँ पर इससे
या टेक्निक से यहाँ पर किया जाता था। तो इसी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में जो यूज़ हुई थी वो एयरपोर्ट्स पे की गई थी। तो डिजी यात्रा है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। और ये एक बायोमेट्रिक बेस डिजिटल प्रोसेस सिस्टम है जिसे कि एयरपोर्ट पर इसे सबसे पहले लगाया गया था। और डिजी यात्रा करके इसे नाम दिया गया था। डिजी यात्रा करके एक पोर्टल भी आता है जिस पोर्टल पे सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो पैसेंजर से रिलेटेड हो और या फिर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हो। तो दोनों की ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर कही गई थी। और इसीलिए एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की गई थी जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और उनका डाटा और उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी प्रॉपर तरीके से चेक की जा सके। तो इसीलिए डिजी यात्रा यहाँ पर शुरू किया गया था। डिजी यात्रा किस फील्ड से संबंधित है उसे आप ध्यान रखिएगा। ये एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसे जारी किया था, इसे बनाया था। बहुत टाइम पे लोग इसमें गलती कर देते हैं और आईटी डिपार्टमेंट जो है वो इसमें उसे चूज कर लेते हैं, जबकि ये सिविल एविएशन के द्वारा जारी की गई थी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में भारत के जो केरला प्रदेश हैं वो यहाँ पर एक मंकी पॉक्स का जो फर्स्ट केस है वो यहाँ पर देखने को मिला है। भारत में पहली बार मंकी पॉक्स का केस यहाँ पर मिला है, जो कि एक 35 साल का जो एक आदमी यहाँ पर विदेश से आया था, शायद यूएई से आया था या यूके से आया था। तो वो उसमें सॉरी यूएई से ही ये आए थे यहाँ पर। इनके संक्रमण के कारण यहाँ पर जो है वो ये ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। और मंकी पॉक्स का जो पहला केस है वो लेबोरेटरी में कंफर्म किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो ये इन्होंने ट्रैवल किया था उस ट्रैवल की हिस्ट्री को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और केरला जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अलर्ट भी जारी किया है और अलर्ट जारी करके कहा है कि इन पर्सन के संपर्क में जो भी आए थे उन्हें अपने टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो उन्हें जो केरला में उनको खुद को तो आइसोलेट किया ही गया है, साथ ही इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। तो अफ्रीका में सबसे पहले इस वायरस को देखा गया था। और अफ्रीका के बाद में इसको यूके में सबसे पहले देखा गया था, जो 6 मई 2022 में इसे यहाँ पर देखा गया था। और जो उसके बाद से लगभग 63 कंट्रीज में ये फैल चुका है। और अकेले यूरोप में ही इसके 8,238 केसेस देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से ये जो बीमारी है वो छोटी मोटी बीमारी नहीं है। और मंकी पॉक्स एक अलग बीमारी है। इसे आप चिकन पॉक्स या जो अदर अदर पॉक्स होते हैं उसे इसमें सम्मिलित नहीं कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये एक अलग बीमारी है और मंकी पॉक्स वायरस के कारण ही होती है। स्पेन में आप देखेंगे 2000 केसेस मिले थे, यूके में भी केसेस मिले थे, जर्मनी में भी केसेस मिले थे और यूएस में भी केसेस मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में आप देखेंगे जो इसका जीनोम है वो फाउंड किया जा चुका है, लेकिन इसकी जो दवाई है वो भी अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स के केस में जो दवाई दी जाती है उसी में इसको इंक्लूड किया जाता है। वो दवाई भी इसको देने के लिए ऑथराइज है। इसके डीएनए को अगर देखा जाए तो सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वैब और फीसेज में इसका डीएनए अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार से जो क्लोज सेक्सुअल कांटेक्ट या जनरल कांटेक्ट से भी ये वायरस फैलता है। तो इस वायरस के बारे में और जानते हैं। मंकी पॉक्स जो वायरस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में क्लोज कांटेक्ट से जिसमें लेसेंस, बॉडी फ्लूइड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या कंटेमिनेटेड मेटल से ये जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के जो सिम्टम है उसमें फीवर, हेडेक, मसल्स का दर्द करना, बैक में दर्द होना, ये सब इसके जो सिम्टम है। इसके अलावा ये एक और यहाँ इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है जहाँ पर
लिम्फ नोड जो है इसके ब्रेक होते हैं, जबकि जो स्मॉल पॉक्स या जो अन्य पॉक्स होते हैं उसमें लिम्फ नोड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मंकी पॉक्स जो है वो खुद ही खत्म होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ लिमिटिंग है, और इसके जो सिम्टम है वो 2 से 4 सप्ताह में ख़त्म हो जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है पहला सिम्टम दिखने का जो टाइम है वो 7 से 14 दिन का है लमसम, लेकिन इसके अलावा 5 से 21 दिन में भी यह जाहिर हो सकता है। इस डिजीज़ के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसमें 0 से 5 दिन में सबसे पहले फीवर, हेडेक, और जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें सूजन आती है, स्वेलिंग आती है। ठीक है, जो स्वेलिंग होती है वो लिम्फ नोड की इसमें होने वाली जो इसका मेन कैरेक्टर है। और जो पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स या मीजल्स में इस प्रकार से लिम्फ नोड को जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये भी कहा है कि जो पेशेंट अगर किसी को अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, और अगर उनकी आइज़ में ब्लरिंग भी हो रही है और जो सांस है वो छोटी छोटी सांस तेज से चल रही हैं, यूरिन का आउटपुट कम आ गया है, तो इस प्रकार के जो अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भी मंकी पॉक्स होने की संभावना जताई जाती है। 2 प्रकार के जो मंकी पॉक्स के जो स्पॉट होते हैं वो स्पॉट इस प्रकार के होते हैं। एक तो ये सी शेप का जो ग्रेन्युलर साइज होता है इस प्रकार का साइज होता है, और एक एम साइज का जो मलबरी साइज होता है इस प्रकार का साइज भी इसमें दोनों में चकत्तों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मंकी पॉक्स है वो उसके बारे में ये जनरल जानकारी है। मंकी पॉक्स जो है मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा ही होती है, इस वायरस के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रखा गया है, और इसका पहला केस है वो केरला में फाउंड हुआ है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके लिए वापस से बजट जारी किया गया है, और फसल बीमा योजना में जो कुछ चेंजेस हैं उन चेंजेस को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो क्या विशेष इसमें चेंजेस किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो पूरी जानकारी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेनली किसानों के लिए चालू की गई थी, और इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। लॉन्च होने के साथ में ही इसमें जो लोएस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम है वो कम से कम प्रीमियम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें कि 2% का जो है वो फार्मर्स का खरीफ की सीज़न में, ध्यान रखिएगा 2% खरीफ के सीज़न में, और 1.5% जो है वो राबी के सीज़न में यहाँ पर इसका प्रीमियम रखा गया था। और अगर मान लीजिए एनुअली अगर इसका प्रीमियम दिया जाए तो वो 5% था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। इसके अलावा प्रीमियम कॉस्ट जो इसके ऊपर आने वाली थी वो इक्वली स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी सब्सिडी दी जानी थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 90% नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के द्वारा स्टेट्स के लिए इसमें रखा गया है। ध्यान में रखिएगा 90% जो शेयर है वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, जो सिस्टर स्टेट्स हैं हमारे, उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। उन वहाँ पर जो खेती है उसे प्रमोट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 0.5 जो टोटल प्रीमियम आएगा उसका जो स्पेंड है वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए किया जाना है। जो फार्मर्स को जो खेती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनकी एजुकेशन का प्रोसेस है, जो भी उनके कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए स्पेंड किया जाएगा। इनिशियली इसकी स्कीम को जो है वो लोन लेने वाले सभी लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, या किसी प्रकार का किसान लोन ले रखा है या अपनी खेती पर लोन ले रखा है, उनके लिए इस जो स्कीम है उसमें एनरोल करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी था, लेकिन बाद में इसे जो वॉलेंट्री है कर दिया गया है। इनिशियल स्कीम में जो प्रीमियम रेट था उस रेट को जो फार्मर के द्वारा पे किया जाना था उसे नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी कहा गया था, और जो सेंटर और स्टेट के बीच में इसे इक्वली दिया जाना था। लेकिन स्टेट ने यह कहा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो इसमें एडिशनल सब्सिडी ऐड करने के लिए फ्री हैं, वो अपने बजट से इसमें सब्सिडी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जब फरवरी 2020 में सेंटर ने जो अपनी सब्सिडी थी वो 30%
लिमिट कर दी अनइरिगेटेड एरिया के लिए और 25% की लिमिटेशन कर दी इरिगेटेड एरिया के लिए, जिसके बाद में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। और विरोध होने के बाद में कई सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस जो योजना से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने के बाद में लगभग मान लीजिए 27 स्टेट में शायद ये शुरू हुआ था। और उसके बाद में धीरे धीरे करते आज शायद 20 स्टेट ही हैं जिन्होंने इसे अभी चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश और के द्वारा इसे आंध्र प्रदेश और शायद उत्तराखंड के द्वारा इसे वापस से शुरू करने की बात अभी हाल ही में की गई है। फूड क्रॉप्स में सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, ऑयल सीड और जो भी एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो इसके अंदर कवर रहती हैं। और जो इसका कवर होता है वो हॉर्टिकल्चर कॉमर्शियल क्रॉप के जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी होता है उसके ऊपर इसमें डिपेंड होता है, जो प्रीमियम फार्मर को देना होता है। गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार अगर बात करें तो इस साल अप्रैल तक जो 7.65 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस स्कीम के तहत हो गया था, जो कि 2016-17 में 5.83 करोड़ ही था। तो इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन है जो इस साल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस को आप ध्यान में रखिएगा और स्टेट और सेंटर का कितना शेयर है उसे भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भारत में डांस फॉर्म्स होती हैं। आर्ट एंड कल्चर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और डांस फॉर्म्स में से जनरली हर साल एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में हम डांस जो फॉर्म्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे और डेली एक एक डांस फॉर्म्स का डिस्कशन आपके साथ में किया जाएगा। तो आज जो जनरल डांस की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से इसके भाग होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं जो नाट्य शास्त्र हैं उसे लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा इसे क्रिएटेड बताया गया है। और जो देवताओं ने इसका जो क्रिएशन किया वो अपनी सहूलियत के लिए, अपना टाइम पास के लिए किया गया था। जिसमें पथ्य जो है उसे ऋग्वेद से लिया गया है, अभिनय जो है उसे यजुर्वेद से लिया गया है, और गीत को सामवेद से लिया गया है, और रस को अथर्ववेद से लिया गया है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो पुराने समय से ही जो डांसिंग का जो फॉर्म था वो हमारे यहाँ पे प्रचलित था। जो भीमबेटका में डांसिंग स्कल्पचर मिले थे, इसके अलावा जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है वो भी इस प्रकार इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो डांस है वो हमारे यहाँ पर पुराने समय से चला आता रहा है। और इस प्रकार इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। जो डांस के जो एस्पेक्ट हैं वो मेन एस्पेक्ट जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो इंडियन क्लासिकल डांस में दो एक्सपेक्ट होते हैं, जिसमें लस्य जो पहला होता है, इसमें भाव, रस्य और अभिनय तीनों सम्मिलित होते हैं और फीमेल्स के द्वारा इसे ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता है। इसके दूसरी तरफ तांडव होता है, जो तांडव मेल डांस इसे माना जाता है और डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स इसमें अपनाए जाते हैं। इसके अलावा जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो नाट्य के जो डांस होते हैं उसमें सबसे पहला नृत्य होता है। इसमें सिंपल डांस किया जाता है, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन या मूड नहीं होता है, इसे नृत्य कहा जाता है। और जो नाट्य होता है इसमें नाट्य में एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है और इसमें स्टोरी का भी फील लिया जाता है। एक नाट्य जो होता है जिसे हम नाटक कहते हैं वो नाट्य इसे कहा जाता है। दूसरा एक नृत्य होता है जिसमें जो सेंटिमेंट्स और इमोशन दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है और मूड भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो चीज़ें हैं वो इसके बेसिक एलिमेंट हैं, जिसमें नृत्य, नाट्य और नृत्य तीनों अवेलेबल हैं। तीनों जो इस नृत्य को किया जाता है वो 9 भावों के साथ में किया जाता है। जो ट्रेडिशनल हमारा जो इंडियन क्लासिकल डांस है वो 9 भावों में आप देखेंगे तो सबसे पहले लव है, लव का ये पोस्चर होता है, वंडर का ये है, फ्यूरी का ये है जो गुस्सा होता है, फियर का ये है, डिस्गस्ट का, लॉफ्टर का, कंपेंशन का, पीस का और हीरोइक का। तो इस प्रकार से ये 9 पोस्चर हैं, जिन 9 पोस्चर को 9 भाव क्या कहा जाता है और इन भावों का उपयोग इन डांस में जनरली किया जाता है। तो इस प्रकार आज के स्टैटिक क्वेश्चन में
डांस में जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने आज यहाँ डिस्कस की है। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में अब सिर्फ इतना ही है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम के हमारे चैनल से डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इसे भी ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स।